इस घर में एक बुरी आत्मा का साया है और वो आत्मा आज या कल से नहीं बल्कि पिछले 2 हफ्तों से तुम्हारे साथ इस घर में है। वो आत्मा बहुत जिद्दी है और तुमसे कुछ चाहती है। बेहतर होगा तुम ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। तुम्हारी रक्षा के लिए ये धागा तुम्हारे हाथ पर बांध देता हूँ। महादेव तुम्हारी रक्षा करे। कहते हुए पंडित जी ने एक धागा शालिनी की कलाई पर बांध दिया और वहां से चले गए। उनके जाते ही निधि के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। तो हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हु इज नेक्स्ट। पुलिस स्टेशन आकर राघव शालिनी के बारे में सोचने लगा। राघव की इन दोनों मर्डर को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कुछ देर बाद राघव का जूनियर आया और कहा, सर आपको क्या लगता है वह लड़की सच बोल रही है या झूठ? कोई भी कातिल सीधा आकर क्यों कहेगा कि खून उसने किया है? और फिर उस लड़की को देखकर लगता नहीं कि वो किसी का इतनी बेरहमी से खून कर सकती है। हो ना हो ये लड़की कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्व है। कातिल इसे फंसाकर खुद बचना चाहता है। इस लड़की की पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए, और हाँ, डॉक्टर आशुतोष की भी, राघव ने कहा और फिर अपने काम में लग गया। शालिनी घर के अंदर आई। उसे देखते ही निधि ने कहा, सुबह से कहाँ गायब है तू? शालिनी, तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? शालिनी, हुआ क्या? कुछ तो बताओ। शालिनी फूट फूट कर रोने लगी और जब थोड़ा नॉर्मल हुई तो निधि को सारी बात बता दी। वे सब बातें सुनते हुए निधि की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसे लग रहा था जैसे निधि चाहती थी कि ये सब हो। शालिनी की बात खत्म होने के बाद निधि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो जाती हूँ। कल सुबह ही हम पास वाले मंदिर के पंडित जी को घर बुलाएंगे और पूछेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। शालिनी ने निधि की बात मान ली। दोनों ने खाना खाया और शालिनी के कमरे में सोने चले गए। डर की मारी शालिनी को देर रात तक नींद नहीं आई। सुबह के 3 बजे तक वह जग रही थी। निधि आराम से उसके बगल में लेटी थी। आज घर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे शालिनी डरे। कुछ देर बाद शालिनी को नींद आ गई। सुबह वह उठी और नहाकर निधि के साथ पास वाले मंदिर चली आई। उन्होंने पंडित जी से घर चलने की रिक्वेस्ट की। पंडित जी उनके साथ घर चले आए। शालिनी और निधि घर के एक कोने में खड़ी रही। पंडित जी ने अपने हाथों में पवित्र जल लिया और पूरे घर का मुआयना करने के बाद आकर दोनों से कहा, इस घर में एक बुरी आत्मा है और वो आत्मा आज या कल से नहीं बल्कि पिछले 2 हफ्तों से तुम्हारे साथ इस घर में है। शालिनी ने सुना तो डर से उसकी आंखें फैल गई। उसने निधि से कहा, देखा, मैंने कहा था ना इस घर में कुछ है। वो सब मेरा वहम नहीं था, सच था। निधि ने पंडित जी से कहा, अब हम क्या करें पंडित जी? पंडित जी ने शालिनी की तरफ इशारा करके कहा, वह आत्मा बहुत जिद्दी है और तुमसे कुछ चाहती है। बेहतर होगा तुम ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। तुम्हारी रक्षा के लिए ये काला धागा मैं तुम्हारे हाथ पर बांध देता हूँ। महादेव तुम्हारी रक्षा करे। कहते हुए पंडित जी ने एक धागा शालिनी की कलाई पर बांध दिया और वहां से चले गए। उनके जाते ही निधि के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई और उसने शालिनी से कहा, शालिनी, मेरी मानो तो हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी अपने घर चली जाओ। ये जगह अब हमारे रहने के लिए सही नहीं है। नहीं निधि, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं इन सब राजों के बारे में पता न लगा लूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो बुरी आत्मा मुझसे क्या चाहती है? मेरा उससे क्या रिश्ता है? वो मुझे परेशान क्यों कर रही है? ये जाने बिना मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। कहते हुए शालिनी अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। निधि के होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई और वह वहां से चली गई। शालिनी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बुझी आंखों से बाहर देखने लगी। बाहर मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और शालिनी बस एकटक सामने खाली पड़े मैदान को देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। शालिनी को अब इस राज के बारे में जानना था। शाम को निधि अपने कोचिंग से लौटी तो उसने देखा पौधों में शालिनी पानी दे रही है।
वह शालिनी को देखकर मुस्कुराई और अंदर चली आई। शालिनी पौधों में पानी देते रही। कुछ देर बाद निधि के चिल्लाने की आवाज आई। चिल्ला रही थी। शालिनी अंदर आई तो देखा निधि अपनी कलाई पकड़े चिल्ला रही थी। उसके हाथ से खून बह रहा था। शालिनी ने जल्दी से वहां पड़ा कपड़ा निधि के हाथ पर लपेटते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ? शालिनी, ये चाकू अपने आप हवा में लहरा रहा था और फिर मेरे हाथ पर आ लगा। किसी की आवाज आई कि वो सबको मार देगी, निधि ने घबराते हुए कहा। निधि की बात सुनकर शालिनी अंदर ही अंदर डर गई और निधि को लेकर बाहर आई। शालिनी ने उसके हाथ की ड्रेसिंग की और फिर अपनी कलाई पर बंधा धागा खोलकर निधि के हाथ पर बांधते हुए कहा, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है निधि, मुझे तो इस डर की अब आदत हो चुकी है। शालिनी निधि के हाथ पर वो धागा बांधकर बाहर चली गई और निधि एक बार फिर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। रात के खाने के बाद शालिनी अपने कमरे में आई। उसने अश्विनी को फोन मिलाया लेकिन अश्विनी का फोन बिजी आ रहा था। शालिनी ने फोन रखा और सोने चली गई। जल्दी ही उसे नींद आ गई। रात 3 बजे एक 26-27 साल का लड़का रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरता है। रात का गहन सन्नाटा और उस पर पूरे स्टेशन पर खाली बस एक दुकान थी जो कि खुली थी और एक आदमी उस पर बैठा ऊँघ रहा था। लड़का दुकान पर आया और पानी की बोतल लेकर पीछे मुड़ा तो शालिनी से टकरा गया। खुले बाल, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर खौफ लिए शालिनी उस लड़के को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। एक पल को लड़का भी उसे देखकर डर गया और फिर साइड से निकलकर चला गया। लड़का स्टेशन से बाहर आया तो बाहर कोई ऑटो नहीं मिला। लड़का वहां खड़े होकर इंतजार कर ही रहा था कि शालिनी वहां आई और कहा, कहाँ जाओगे? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? लड़के ने हैरानी से कहा, इतनी रात में यहाँ कोई ऑटो नहीं मिलता, पास ही मेरा घर है, तुम चाहो तो वहां चल सकते हो। शालिनी ने लड़के को घूरते हुए कहा। लड़के ने शालिनी को देखा। वह उसके रूप पर मोहित हुए बिना न रह सका और कहा, एक रात का कितना? अपनों से भी कोई पैसे लेता है क्या? आओ, कहकर शालिनी आगे बढ़ गई और लड़का खुश होकर उसके पीछे चला आया। शालिनी कुछ ही दूर बने एक कमरे में उसे लेकर आई और दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर लड़के ने अपना साइड बैग में रखा और जैसे ही शालिनी की ओर आया, शालिनी ने उसे रोकते हुए कहा, इतने में क्या जल्दी है, थोड़ी मेहमान नवाजी तो हो जाए। कहते हुए शालिनी ने सामने रखी शराब की बोतल लड़के के सामने लहरा कर कहा, शराब चखने से पहले शराब चखना जरूरी है और आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। शालिनी की ऐसी बातें सुनकर लड़का खुशी से फूला नहीं समाया। वह तुरंत वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। शालिनी आकर उसकी गोद में बैठ गई और बोतल का ढक्कन हटाकर लड़के के मुंह से लगा दिया। लड़का शालिनी की आंखों में देखते हुए पीने लगा। उसने थोड़ा ही पिया कि उसका गला जलने लगा। उसने मुंह हटाना चाहा लेकिन तब तक शालिनी बोतल के आगे का खोल उसके मुंह में फंसा चुकी थी। सांस के साथ शराब लड़के के गले से नीचे उतर रही थी। उसका दम घुटने लगा था। लड़का झटपटाने लगा लेकिन शालिनी ने उस बोतल को नहीं हटाया और कुछ देर बाद सांस न ले पाने की वजह से लड़के की मौत हो गई। उसकी आंखें बाहर आ गई और जबान बाहर लटकने लगी। शालिनी वहां से उठी और बाहर चली आई और पटरियों पर चलने लगी। पटरियों पर चलते हुए सामने से आती ट्रेन जैसे ही टकराई, शालिनी की आंखें खुल गई। पसीने से तरबतर वह बिस्तर पर बैठी हाँफ रही थी। उसने देखा ग्लास में पानी नहीं है। वह उठी और किचन में पानी लेने चली आई। पानी लेकर किचन की लाइट बंद की और जाने लगी तो लाइट फिर जल उठी। शालिनी ने लाइट वापस बंद कर दी और इस बार छप छप करके लाइट फट गई। शालिनी की आंखों में डर समाने लगा। वह कदम पीछे बढ़ाने लगी तो किसी ने पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा दिया। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली।
शालिनी के कानों में एक दर्द भरी आवाज पड़ी जो कि किसी लड़की की थी। तू किसी को नहीं बचा सकती, सबकी मौत तय है। शालिनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और फिर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सामने दीवार की ओर फेंक दिया। शालिनी का सर दीवार से जा टकराया और उससे खून बहने लगा। खुद को संभाले शालिनी अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। अपना सर पकड़े वह शीशे के सामने आई और कॉटन से जख्म साफ करने लगी। कुछ देर बाद शालिनी ने शीशे में देखा, उसे उसका अक्ष नजर आ रहा था, लेकिन कोई हरकत नहीं थी। शालिनी के एक्सप्रेशन भी नजर नहीं आ रहे थे। उसका अक्ष किसी तस्वीर के जैसे शीशे में दिखाई दे रहा था। शालिनी थोड़ा सा शीशे के करीब गई और गौर से देखा। इतने में शीशे से निकलकर एक हाथ बाहर आया जिसने शालिनी की गर्दन दबोच ली। शालिनी दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सामने शीशे में दिखता उसी का अक्ष उस पर हंस रहा था। कहानी जारी रहेगी। इसे आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हु इज नेक्स्ट में।